Namaskar everyone. Today in this video we are going to discuss the topic that is measurement of utility. This is the topic of second chapter of microeconomics, the consumer equilibrium. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, व्हाट इज कॉन्सेप्ट यूटिलिटी पढ़ा था, टाइप्स, मार्जिनल, टोटल यूटिलिटी, उनका स्केड्यूल, डायग्राम, रिलेशनशिप, न्यूमेरिकल सब किया था। उसी के कॉन्टिन्यूशन में अब हम पढ़ रहे हैं कि टोटल जो यूटिलिटी है उसका मेजरमेंट कैसे करें। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में दो अप्रोच यूज होती है। एक होती है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच। ना व्हाट इज कार्डिनल? कार्डिनल अप्रोच जो है उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी किस में मेजर होती है? नंबर्स में, जैसे 1 2 3 4, एंड विच इज गिवन बाय मार्शल। तो ये किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने जब एमयू का स्केड्यूल बनाया तो हम कहते हैं कि आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की और हमने अज्यूम कर लिया कि आपको सेटिस्फैक्शन 10 मिला या 50 वॉट। तो जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो बेसिकली हम एक नंबर्स में हम उसको क्या करें, मेजर करें। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि मार्शल ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल आपका टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू और सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, ये सारे के सारे कार्डिनल अप्रोच के बेस पे हैं जिनमें हम नंबर्स के हिसाब से यूटिलिटी को मेजर करके करते हैं। देन उसके बाद में फिर ऑर्डिनल अप्रोच जो विच इज गिवन बाय जीआर हिक्स और एफ वाई एज, इन लोगों ने जस्ट अपोजिट कहा। उन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम नंबर्स में मेजर करना एक तरीके से टोटली अजम्पशन बेस्ड है और फॉल्स है। बिकॉज एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम नंबर्स नहीं देख सकते, बट कि उसकी जगह हम क्या रैंक दे सकते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट विल बी द बेस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एप्पल है, ऑरेंज है, तो आप ये कह सकते हो कि एप्पल फर्स्ट रैंक, ऑरेंज सेकंड रैंक। तो आप रैंक दे सकते हैं। या आपके पास दो गुड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन है, जैसे सपोज 5 और 6, एक्स और वाई का, और दूसरा है 6 और 7। तो अब आप इन दोनों में क्या कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, इसको सेकंड रैंक। तो ये जो रैंक के भी यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। बाकी नंबर्स को देना क्या है, टोटली इज अजम्पशंस बेस है। तो इन्होंने इसका कॉन्ट्राडिक्शन किया मार्शल का, और उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, रैंक्स में मेजर करेंगे इंस्टीड ऑफ। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे, ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग। व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच? व्हेन वी मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो कार्डिनल है। और ऑर्डिनल क्या हो गया कि वी कांट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर इन द रैंक्स। तो ये ऑर्डिनल अप्रोच होगी। अब हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंस कार्डिनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो डिफरेंस है वो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो हम मीनिंग के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखो, मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट इज मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, जबकि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल वो क्या कहते हैं कि यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड, इट कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, केवल ये रैंक में मेजर हो सकता है। देन उसके बाद में इकोनॉमिस्ट, तो ये किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल। ये किसने दिया, जे आर हिक्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा। मेजरमेंट ये इसमें क्या होता है कि ये नंबर्स में मेजर होता है, ये रैंक में मेजर होता है। देन अदर नेम, इसको बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कार्डिनल है उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस, और जो ऑर्डिनल है उसको क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस एनालिसिस। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो, इसी भी यहाँ पे आपका जो रिफ्रेशर के अंदर दो चैप्टर दे रखे हैं। तो फर्स्ट दे रखा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा क्या दे रखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस एनालिसिस। तो हमने जो 3 पार्ट्स किए हैं वो यही है कि फर्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट यूटिलिटी, और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस मतलब वो कार्डिनल अप्रोच, और सेकंड क्या है, इंडिफरेंस एनालिसिस मतलब ऑर्डिनल अप्रोच। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और कार्डिनल और ऑर्डिनल, जिसके अंदर कार्डिनल में हम क्या पढ़ेंगे कंपोनेंट, देखिए इसमें लॉ ऑफ डीएमयू, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, ये सारा कार्डिनल का पार्ट है। और ये क्या है, बजट लाइन और इंडिफरेंस का हम किस में पढ़ेंगे, ऑर्डिनल में, और उससे फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे चैप्टर में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है वो 4 डेफिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इन कॉमन, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द सिंगल कमोडिटी, अकॉर्डिंग टू द टू कमोडिटी। ये 3 डेफिनेशन, तो 2 डेफिनेशन कार्डिनल में होगी, एक कॉमन होगी और एक ऑर्डिनल में। ऐसे 4 डेफिनेशन हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, और उसको फिर हम पूरा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो बच्चे है कि
लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, ये भी एक बहुत इजी सा टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है इनडायरेक्टली। तो देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का जो ऑर्डर है वो तो क्या रहेगा, सबसे पहले हम इसमें मीनिंग पढ़ेंगे, फिर इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर मीनिंग, फिर अजम्पशंस, फिर उसके बाद में उसका स्केड्यूल और उसका हम ये जो डायग्राम है ये पूरा हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका मीनिंग से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले मीनिंग, तो मीनिंग को समझने के लिए अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी टेबल बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम टेबल बनाएं इसकी। तो टेबल के लिए हमने क्या यूज़ किया, ये हमने टेबल बना ली। तो टेबल मैंने आपसे प्रॉमिस क्या किया था कि जो टेबल्स है वो हमारी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो जो आपने एमयू में बनाया वही टेबल यहाँ बना लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ लिख दो 10 8 6 4 2 0 और -2। तो सेम टेबल से हम क्या पढ़ेंगे, मार्जिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डीएमयू, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, सब में हम क्या करेंगे, पूरा एक ही टेबल लेके चलेंगे ताकि जिससे डुप्लीकेशन ना हो। अब यही टेबल हमारी किस में थी, एमयू में थी, और ये क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू में। तो अब आपको ये पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो वर्ड में डिफरेंस देखो, एक तो होता है डीएमयू और एक होता है एमयू। इन दो वर्ड में क्या डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। तो देखो डिफरेंस क्या है, इस टेबल में हम समझते हैं। तो अगर मैं मार्जिन यूटिलिटी की बात करूं तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट, ये क्या है, मेरा मार्जिनल है इस टेबल के अंदर। मतलब हर यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या है, मार्जिनल। और अगर मैं लॉ ऑफ डीएमयू की बात करूं इस टेबल में तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट एंड द एमयू। और व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी यूनिट्स को हम बढ़ा रहे हैं तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इसका मतलब एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी, जैसे जैसे हम किसी यूनिट का कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है, जीरो हो जाती है और नेगेटिव। तो डायरेक्टली तो हम ये पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि एमयू में हम केवल किसकी बात करते हैं, यूटिलिटी कोरस्पॉन्डिंग ऑफ ईच यूनिट्स। उसमें एमयू का कोई रिलेशन नहीं कि जीरो नेगेटिव, एमयू का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, और एडिशनल मतलब चेंज, और चेंज का नेगेटिव पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट। बट लॉ ऑफ डीएमयू में हम क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू में हम रिलेशन की बात करते हैं, किसमें, यूनिट में और एमयू में। तो इस व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे हमारी मार्जिन यूटिलिटी कम होगी। और ये जो रिलेशन है क्यों है, ये ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है जो हमने एक जनरलाइज किया है, जो आपके साथ मेरे साथ की एक हमारी साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होता है। तो आई होप कि आपको एक ही टेबल से दोनों चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना आ गई, तो फिर आपका सारा टॉपिक ही खत्म हो गया। तो इसी तरीके से आप देखिए बच्चे, यहाँ सबसे पहले हम लॉ ऑफ डीएमयू की मीनिंग, तो बच्चे ये जो इंट्रोडक्शन की बात करें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी नोन एज द फर्स्ट कंजम्पशन लॉ ऑफ गॉसेन। तो ये आप, ये भी एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। देन उसके बाद में इसको फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ये अदर नेम होता है इसका, है ना, या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिक सेटिस्फैक्शन, तो ये अदर नेम। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी गिवन बाय, और उसके बाद में उसके अदर नेम, ये आपको देखना है 1 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद में इसकी डेफिनेशन, तो बच्चे डेफिनेशन मैंने आपको बनाना सिखाई दी। अब डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बनानी है। तो देखो एक तो आपको बस इतना तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया आपको, कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी कम होगी। तो ये तो समझ में आ गया, ये तो एक ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजी। बस इसमें आपको एक अजम्पशन और डाल देनी और डेफिनेशन बन गई कि एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी कीपिंग कंजम्पशन कांस्टेंट ऑफ अदर कमोडिटी, देन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वेरिएबल कमोडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जीरो होगा, नेगेटिव होगी। इसका मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो हम बहुत सारी कमोडिटी यूज करते हैं, बट जो सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कहा कि हम कंजम्पशन अभी एक यूनिट का करें, बाकी कंजम्पशन हम नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें देखो क्या लिखा है कि एज कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द ई बोल्डिंग कीपिंग कांस्टेंट ऑफ कंजम्पशन कांस्टेंट ऑफ अदर कमोडिटी। तो ये एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी कम होगी, जीरो होगी, नेगेटिव होगी। तो इसमें तो कोई बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो हमारा टेंडेंसी है, बिहेवियर है। बट इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि कीपिंग कॉन्स्टेंट द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, ये वर्ड बहुत जरूरी है। बिकॉज इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि हम एक ही यूनिट का कंजम्पशन करें, बाकी कॉन्स्टेंट। तो ये रखना है। एंड अदर कमोडिटी द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वेरिएबल कमोडिटी हो।
तो अकॉर्डिंग टू द केई बोल्डिंग मैंने जो डेफिनेशन बताई आपको बनाना सिखा दी है, और इसी तरीके से अदर वर्ड में भी कि लॉ ऑफ स्टेट दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्स कार कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट्स फॉलोइंग। तो ये भी बहुत एक इजी डेफिनेशन है, बट ज़्यादा प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ये वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, द कीपिंग कॉन्स्टेंट द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी। तो ये इस प्रॉपर डेफिनेशन ना। उसके बाद में अजम्पशंस। अजम्पशंस में देखो कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर इज रेशनल का मतलब क्या होता है? नॉलेजेबल, ही एंड सी अवेयर अबाउट कि व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, वैल्यू फॉर मनी, टाइम। मतलब नॉलेजेबल मतलब रैशनल और इरेशनल। तो इरेशनल मतलब एक तरीके से पागल, और रैशनल मतलब इस नॉलेजेबल मतलब उसको व्हाट इज गुड फॉर मी, बैड फॉर मी, वैल्यू फॉर मनी, टाइम, ये सब कुछ पता है। देन उसके बाद में ऑल यूनिट आर होमोजीनियस, मतलब जो भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे फर्स्ट यूनिट मैंने सपोज आइसक्रीम ली है, तो ऑरेंज आइसक्रीम लिए तो थ्रू आउट क्या रहेगा? ऑरेंज ही रहेगा। मतलब होमोजीनियस यूनिट मतलब सिमिलर टू ईच अदर, फर्स्ट यूनिट जैसा रहेगा वैसे ही लास्ट यूनिट रहेगा। तो वो देन उसके बाद में आगा कंजम्पशन कमोडिटी क्या होगा? जो टाइम इंटरवल है वो जो हमारा वो क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे आपने कंजम्पशन स्टार्ट किया तो वो कंटिन्यू होना चाहिए विदाउट एनी टाइम इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो, तो आप जैसे यहाँ देखिए आप 6 आइसक्रीम तक ये नेगेटिव जा रहा है, और जैसे हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमने क्या अज्यूम किया है? सेम शेड्यूल लिया है, तो यहाँ 7 तक नेगेटिव जा रहा है। तो इसका मतलब जो भी आइसक्रीम आप यूज कर रहे हो वो एक तो क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस, मतलब ऑरेंज फ्लेवर, तो थ्रू आउट ऑरेंज फ्लेवर। दूसरा उसका टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने पहले आइसक्रीम 3 कंज्यूम कर ली, फिर बाद में 2 कर ली, फिर तो सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसका मतलब आपको कंटिन्यूटी में ही क्या करना है? सारा कंजम्पशन करना है। तो इसका मतलब टाइम इंटरवल आपको नहीं रखना है। देन उसके बाद में से में क्या लिखा हुआ है? द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम मस्ट बी एडिक्वेट। मतलब जैसे सपोज आपने कंजम्पशन स्टार्ट किया और आपने केवल 3-4 यूनिट कंज्यूम किए और आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आपके पास यूनिट खत्म हो गई, तो फिर वो जीरो नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब पहले इंश्योर करो जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी मार्केट में जो यूनिट्स है वो प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जिसकी वजह से आप आगे कंजम्पशन करते जाएंगे और आपका जीरो और नेगेटिव होगा। देन उसके बाद में प्राइस और इनकम, टेस्ट हैबिट, ये सब क्या है? कांस्टेंट क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो फिर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज होगा। तो प्राइस, इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये हमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। अदरवाइज क्या होगा? हम ये जो लाइन जो हम रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं वो रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज उसकी वजह से फिर क्या होगा? कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इनकम से भी, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये भी हमारी एजम्पशंस होती है। देन उसके बाद में स्केड्यूल का आपको टेंशन है नहीं। स्केड्यूल तो आप ये वाला यूज़ करिए जो हमने MU में यूज़ किया, वही स्केड्यूल। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम देखो बहुत ईजी है। डायग्राम वही डायग्राम बनेगा, सेम डायग्राम जो हमने TU MU में बनाया, बस क्या यहाँ MU का डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे? यूनिट्स, और यहाँ क्या ले लेंगे? MU। और देखो प्लॉट करके मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो ये एक हमारा प्रॉपर डायग्राम बना, तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा? MUX डायग्राम बन जाएगा। तो ये अबव एक्स मतलब पॉजिटिव, यहाँ क्या है? 0, और ये क्या हो रहा है? नेगेटिव। तो इससे आप डायग्राम बनाओगे तो आपका ये डायग्राम बन जाएगा। तो टेबल सेम रखनी है और डायग्राम भी आपको सेम रखना है। तो इस तरीके से डायग्राम टेबल हो गया। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन में तो बस जो डायग्राम में आपने किया वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। तो जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वो ऑब्जर्वेशन लिखना है कि द कंज्यूमर कंज्यूम एक्स कमोडिटी फॉर द गेट ऑर्डर टू फर्स्ट यूनिट हैज सेटिस्फैक्शन 8। तो वो सारा जो डायग्राम में आपने बताया कि फर्स्ट में इतने किया, फिर सेकंड यूनिट करते, फिर उसका सेटिस्फैक्शन कम हुआ, डिक्रीज हुआ, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, वाई पे क्या लिया, तो डायग्राम का सारा सब कुछ समझ जाता है। देन उसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन आप लिख दोगे। तो इस तरीके से पूरा एक जो लॉ ऑफ DMU है वो आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपको लॉ ऑफ DMU में क्या करना है बच्चे? सबसे पहले आपको मीनिंग करना है। पहले तो इंट्रोडक्शन था, फिर क्या है? मीनिंग है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन, मीनिंग, अजम्पशन, फिर स्केड्यूल एंड डायग्राम, एंड देन उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। तो ये एक हमारा पूरा टॉपिक हो गया है। तो लॉ ऑफ DMU बहुत ईजी है बच्चे, बट 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपको मीनिंग, अजम्पशन, शेड्यूल एंड डायग्राम, और लॉ ऑफ DMU कुछ भी नहीं है बच्चे, केवल दिस इज द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड द ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ वेरी जनरल एंड कॉमन इन ऑल। ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे जैसे हम कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनलिटी कम होती चली जाती है। सो आई होप आपको इस